खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। बहुत लोगों ने मुझसे ये सवाल किया है कि जी ये राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, इसका क्या मतलब है, ये कब एक्सरसाइज हो सकता है और कब नहीं हो सकता। ये मैं समझता हूँ बहुत एक अहम सवाल है। अ, बात यह है कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो जिक्र हुआ, ख़ास तौर पे इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं वुड्रो विल्सन, उनके 14 पॉइंट्स का ये हिस्सा था कि जो कौमें जो हैं, नेशंस, पीपल जो कि एम्पायर्स में डोमिनेटेड हैं, वो ख़त्म हो और उनको आज़ादी दी जाए। लेकिन ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये 14 पॉइंट्स का सारा सिलसिला शुरू हुआ। तो इसको फिर अप्लाई किया गया जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो एम्पायर्स हारी थी उनके ऊपर। ऑटोमन एम्पायर, ये खिलाफत उस्मानिया पे, द जर्मन एम्पायर एंड द ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ये तीन बड़ी एम्पायर्स थी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ी थी फ्रेंच, अमेरिकन और रशियंस के खिलाफ, एम्पायर्स के खिलाफ। वुड्रो विल्सन का ये प्रिंसिपल जनरल था, लेकिन फ्रांस ने और बरतानिया ने कहा कि नहीं जी, ये सिर्फ डिफीटेड एम्पायर्स के लिए, हम तो जंग लड़े और जीते हैं, हम पे कैसे अप्लाई हो सकता है। और 1917 में, 1917 में सोवियत यूनियन में इनकलाब आ चुका था, बोल्शेविक रेवोल्यूशन, और लेनिन और इसके कॉमरेड जो हैं वो पावर में आ चुके हुए थे। ठीक है। तो अलबत्ता रशिया ने खुद ही इस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए फिनलैंड को और बाल्टिक जो मुल्क हैं उनको आज़ाद कर दिया था, जिसका बाद में आजकल पुतिन ने कहा है कि ये गलत फैसला था। वी आर नॉट इनटू दैट, वी आर इनटू द क्वेश्चन ऑफ द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। लेकिन ये अप्लाई ना हुआ एशिया पे और अफ्रीका पे, जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर तक यूरोपियन एम्पायर्स के तहत मातहत रहे। हाँ जी, डोमिनेटेड, कंट्रोल्ड, ऑक्यूपाइड, कॉलोनाइज, जैसे भी आप कहना चाहें। फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब यूएन चार्टर आया, तो उस चार्टर में भी, और इसके बाद वो जो है कन्वेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो है, ये हुआ, जिसमें सिविल और पॉलिटिकल राइट्स पे मुल्क जो हैं वो अग्री किए, और इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स दोनों कन्वेनेंट में भी इसका जिक्र है। प्रॉब्लम क्या था कि जब 1945 में यूएन चार्टर बना, तो उसकी बुनियाद जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस पे बड़ा जोर दिया जा रहा है, व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी तरह जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ये जो है यूएन चार्टर 1945, उसमें जो ये इंटरनेशनल सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ टेरिटोरियल इंडिपेंडेंट सॉवरन स्टेट्स। और लिखा गया कि ये जो मेंबर स्टेट्स है ना यूएन की, या कोई भी स्टेट टेरिटोरियल, उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, हाँ जी, और उसकी सॉवरेंटी को आप ख़त्म नहीं कर सकते। और ये जब प्रिंसिपल आया, तो स्टेट्स की जो है ना, आप देखें, इससे पहले तारीख में जो भी इंपीरियल पावर आई, उसने कब्जा कर लिया एक एक अवाम पे, एक लोग पे, एक टेरिटरीज पे, और वो चलता रहा। आफ्टर द यूएन चार्टर, दैट बिकेम अनलॉफुल। कोफी अनान जो जनरल सेक्रेटरी थे यूएन के, उन्होंने प्रेसिडेंट बुश का जो हमला था ना, उसके ऊपर, इराक पे, उसको अनलॉफुल डिक्लेयर किया।
ये तो होता रहा कि ये जो ताकतवर पावर्स हैं ये इन्वेड कर देती हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, लेकिन ये कानून इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। प्रॉब्लम क्या है? द प्रॉब्लम इज के वाइल द यूएन चार्टर इज डिपेंडेंट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ टेरिटोरियल स्टेट्स, यानी स्टेट्स जो हैं वो कायम रहे। अगर वो डिसइंटीग्रेट होती हैं तो पूरा इंटरनेशनल डिस्टर्ब हो जाता है। आप देखें इराक, सीरिया, मिडल ईस्ट में जब ये अपहीवल हुए पॉलिटिकल, तो हज़ारों लाखों लोग वो रेफ्यूजी लेने के लिए यूरोप में आ गए। तो अब ये सिस्टम जो है उसके अंदर स्टेट्स का ख़त्म हो जाना असूल नहीं है, स्टेट्स का कायम रहना। तो इसलिए कोई 1960s बल्कि 70s में जब ये पोर्चुगीज़ एम्पायर जो थी, अंगोला, गिनी बिसाओ और स्पेनिश जो हैं, ये ख़त्म हुई। हाँ जी, पोर्चुगल की और इन मुल्कों की, और कुछ फ्रेंच टेरिटरीज भी हाँ जी आज़ाद हुई। तो अब हो गया कि देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल और ऑफ नेशंस। हु आर अ पीपल एंड हु आर अ नेशन, ये इंटरनेशनल लॉ में कोई वेल डिक्लेयर्ड नहीं है। एक टेरिटरी में जो लोग रहते हैं उसको कभी पीपल कहते हैं, कभी नेशन कहते हैं। लेकिन एक मुल्क जो बन जाता है, हाँ जी, आज़ाद होने के बाद ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ख़त्म हुई, फ्रेंच ख़त्म हुई, डच ख़त्म हुई, पोर्चुगीज़ ख़त्म हुई, स्पेनिश ख़त्म हुई, और यहाँ पे आज़ाद मुल्क एशिया और अफ्रीका में बने। तो उन मुल्कों में जब जो लोग अ, एक टेरिटरी में रहते हैं उनको आज़ाद सॉवरन स्टेट्स बनाया गया, और उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को माना गया कि ये वायलेट नहीं हो सकती। इसीलिए एक दूसरे मुल्क के अंदर इंटरफेयर करना या इंटरवीन करना अनलॉफुल है। ओनली टू कंडीशंस, कि आप कहें कि जेनोसाइड हो रहा है या मैसिव ह्यूमन राइट्स ह्यूमैनिटेरियन लॉ वायलेट हो रहा है, यानी ऐसी वॉर जो कि जेनोसाइड की तरफ जा रही है। ठीक है, दीज आर एक्सेप्शनल केसेस, और ये बहुत कम अप्लाई हुई हैं। शायद ये जो कोसोवो में या इधर यूगोस्लाविया के केस में लिमिटेड अप्लाई हुई हैं, बट नॉर्मली स्टेट्स की इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना गया। अब इसकी सिचुएशन में आप कश्मीर के इशू को भी ले लें। इंडिया और पाकिस्तान, फर्स्ट ऑफ ऑल द कश्मीर डिस्प्यूट में राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का कहीं जिक्र नहीं है। यूएन रेजोल्यूशंस में सिर्फ लिमिटेड चॉइस है कि आइदर पीपल द कश्मीरीज ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन तो ये भी हो सकता है कि द कश्मीरीज वांट एन इंडिपेंडेंट स्टेट्स। कम से कम यूएन रेजोल्यूशंस में इसका कोई जिक्र नहीं है। और उसके बाद फिर जो मैंने बताया, शिमला अग्रीमेंट आ गया और इंडिया कहता है कि ये बायलैटरली सारे इशू होंगे हल। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इज़ नॉट अलाउड एनी मोर। अगर इसको बुनियाद बना लिया जाए तो ये जो भी कश्मीर इंडिया का इंडिया के पास है, पाकिस्तान का पाकिस्तान के पास है। दोनों स्टेट्स अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को कायम रखने के लिए जो भी चीज़ वो चाहें वो कर सकती हैं। इसको बदलना मिलजुल के गुफ्तगू के ज़रिए क्या मुमकिन है? आई डोंट थिंक सो। कोई भी एक इंच नहीं देगा। क्या जंग के ज़रिए ये हो सकता है? इसका भी इसका भी हाँ जी अजमल जी, यस। आयो चले आयो। मैं आ रहे हैं 10 मिनट च आ रहे हैं। ओके। सो सॉरी, एक फ़ोन मेरा आ गया था। तो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एक मुल्क जब बन जाता है तो उसमें से छोड़ के एक नया मुल्क बनाना इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा तो है, लेकिन इंटरनेशनल यूएन चार्टर बेसिकली स्टेट्स की इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा मानती है। यानी जो मुल्क बन गए हैं वहाँ से लड़के तो आप अलग हो सकते हैं,
या एक मुल्क के अंदर ही ये फैसला हो जाए कि हम अलग हो सकते हैं। जैसे चेकोस्लोवाकिया में पीसफुली डिसाइड हुआ कि चेकिया एक मुल्क बन जाएगा और स्लोवेकिया एक और मुल्क बन जाएगा। इसी तरह शायद इरिट्रिया और इथियोपिया का भी ये फैसला हुआ था। बट दीज आर एक्सेप्शंस टू द रूल। द रूल इज दैट स्टेट्स jealously, fiercely hang on to the land they have under control, और उसको वो देने के लिए तैयार नहीं है। और अगर आप कहें कि हमारा राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, मसलन बलोच कहते हैं, पख्तून कहते हैं, तो उनका राइट तो ये है, लेकिन मैंने जो अपनी किताब में आर्ग्यू किया है स्टेट नेशन एंड एथनिसिटी में, उसमें मैंने आर्ग्यू किया है कि इसका बेस्ट है कि मैक्सिमम ऑटोनमी दे दी जाए, यानी विद इन द स्टेट बाउंड्रीज ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनमी एक कल्चरल नेशन को, सिंधियों को, बलोचों को मिलना ज़्यादा आसान है, बजाय ये कि पाकिस्तान से वो अलग हो के एक इंडिपेंडेंट नेशन मुल्क बन सकें। ये नहीं कि वो इंटरनेशनल लॉ का सहारा नहीं ले सकते, लेकिन इंटरनेशनल लॉ की बुनियाद स्टेट का जो यूएन चार्टर है वो पाकिस्तान, इंडिया, सिलोन यानी श्रीलंका, यूएसए, रशिया की इंटेग्रिटी पे है। सो आई थिंक दिस इज़ द प्रॉब्लम। देयर इज़ द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, लेकिन प्रैक्टिकली उसे कहते हैं प्रैक्सिस। प्रैक्सिस में ये 1960s में ही आउट ऑफ यूज़ हो गया, और 75 के बाद जब ये गिनी बसाओ और ये मोज़म्बिक और ये पोर्चुगीज़ जो अफ्रीकन टेरिटरीज़ हैं वो आज़ाद हो गई, तो उसके बाद स्टेट्स का राइट टू इंटेग्रिटी एंड सॉवरेंटी को पैरामाउंट माना गया, और विद इन द स्टेट बाउंड्रीज आप मैक्सिमम ऑटोनमी, रीजनल ऑटोनमी जो है उसको डिमांड करें, तो वो वो भी एक तरीका है। जो लोग आज़ाद होना चाहते हैं उनको फिर जंग लड़नी पड़ती है। सो आई थॉट आई पुट दिस बिफोर, ताकि सबको समझ आ जाए कि वेयर लाइज द प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच।